श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 26वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज से, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज से, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुनत आ रहल बानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमनी के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खाधा सभन की सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण सभन के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। श्रोताबिंद अभी हमनी संघीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के अभ्यास कर रहल बानी सन। बीतल दिन में केंद्रीकृत राज्य सत्ता निश्चित वर्ग, क्षेत्र, जात आ समाज के ही राज्य सत्ता में पहुंच स्थापित करावल कहल बात के साथे इस शासन व्यवस्था के अंगीकार कैल गईल। तुलनात्मक रूप में समानुपातिका समावेशिता के आत्मसात करके 2072 साल के संविधान सामाजिक न्याय के उच्च प्राथमिकता देहले बा। तथापि संविधान और भी जनमुखी आ जन अधिकार संपन्न ना भइल के असंतुष्टि के आवाज सब तक विद्यमान ही नइखे। नेपाली समाज में बहुते प्रकार के विभेद आ बहिष्करण विद्यमान रहल बा। खास करके दलित समाज में जन्म के ही आधार में छुआछूत जैसन का जघन्य विभेद सहे के पड़ रहल बा और दलित समाज के महिला त जातीय विभेद के साथ साथे महिला के ऊपर होके वाला लैंगिकता में आधारित विभेद तक सहे के मजबूर बाड़ी, जेकरा चलते उ सबन के पहुंच स्थापित होके नइखे सकल त स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आ न्याय के हिसाब में कष्टपूर्ण जीवन जिएला मजबूर बाड़ी। यही तथ्य की आत्मसात करत मानव अधिकार आ न्यायिक क्षेत्र में काम कर रहल संस्था समता फाउंडेशन प्रदेश नंबर 2 के महिला सबन के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण आ महिला के ऊपर लैंगिक हिंसा नियंत्रण के लक्षित करके चेतना परियोजना कार्यान्वयन में ले बा। तुलनात्मक रूप में पहाड़ के दलित समाज से भी तराई मधेश के दलित समाज के शैक्षिक, आर्थिक आ सामाजिक अवस्था बहुत ही कमजोर रहल बा। ई अवस्था के कारण महिला सबन के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य में बहुते जटिलता सब रहल बा त दोसरका ओरिया तराई मधेश के दलित समाज के महिला सबन यौनिक, घरेलू लगायत के महिला के ऊपर होके वाला लैंगिक हिंसा के सामना भी उच्च रूप में करे के पड़ रहल बा। इस संदर्भ में चेतना परियोजना दलित समाज के किशोरी सभन के महिला प्रजनन स्वास्थ्य आ महिला हिंसा के संदर्भ में जागरूक अग्रसर बनावे के काम कैले बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण स्थानीय तह सब में दलित किशोरी आ युवती सभन के महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील बनावत सचेतना अभियान संचालन करे के आ अधिकार के विषय में वकालत करे के संदर्भ के जोड़ के देहल चेतना परियोजना स्थानीय तह तक दलित महिला के अधिकार, जरूरत आ कठिनाई के विषय पहुंचावत स्थानीय सरकार मार्फत आवश्यक बजेट आ कार्यक्रम सब संचालन करे के ओरिया तक सहजीकरण करे के काम कैले बा। ये चेतना परियोजना के सहयोग पहुंचावे के आ प्रदेश नंबर 2 की दलित महिला की प्रजनन स्वास्थ्य आ हिंसा के विषय में सरोकार वाला के ध्यानाकृष्ट करावे के अभियान अनुरूप ई रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर संचालन कैल गईल रहे। ई कार्यक्रम 2077 साल जेठ 21 गते से प्रदेश नंबर 2 स्थित सप्तरी जिला के भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला के रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला के रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला के रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला के रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला के रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला के संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज मार्फत साप्ताहिक रूप में हरेक शनिचर के एक साथ बिहनैया 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रसारण होकत आइल बा। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर के प्रसारण शुरू कैला बाद संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू कैल गेल रहे। ओमे भी कोरोना संक्रमण के पहला संक्रमित व्यक्ति प्रदेश नंबर 2 स्थित वीरगंज में लौकलन।
पड़ोसी मुलुक भारत के साथै सीमा जोड़ल प्रदेश नंबर 2 में खास करके पड़ोसी देश भारत से प्रवासी मजदूर सब लौटे के क्रम शुरू भइला बाद कोरोना के तेज संक्रमण लौके लागल। यही बीच में प्रसारण प्रारंभ कयल गेल सेनुरिया भोर के पहिला अंक में कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के प्रयास में महिला मैत्री संरचना आ बंदोबस्ती के संदर्भ में हमने के कार्यक्रम के विषय वस्तु बनौले रहने। खास करके प्रदेश नंबर 2 में भारत से लौटल क्वारंटाइन में बैठल महिला की सुरक्षा के साथ साथै क्वारंटाइन में महिला मैत्री भौतिक संरचना के प्रबन्ध भइल ना भइल विषय के कार्यक्रम में समावेश कैले रहने। वही तरह 2077 साल आषाढ़ 6 गते प्रसारण कयल गेल कार्यक्रम के दोसर का अंक में भी हमने के कोरोना संक्रमण के ही विषय के कार्यक्रम के केंद्रीय विषय बनौले रहने। खास करके कोरोना संक्रमण के चलते कईन स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सब संचालन में आवे ना सकला के कारण महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबद्ध स्वास्थ्य सेवा उच्च रूप में प्रभावित भइल रहे। गर्भवती जांच लड़कोरी के सेवा से लेके लैकन के खोप सेवा तक संचालित होके ना सकल रहे। स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ल ई गंभीर पक्ष के मद्देनजर करत दोसर का अंक में हमनी उहे विषय उठौले रहनी। कोरोना संकट के ही चलते स्वास्थ्य संस्था सब संचालन होके ना सकल आ निजी क्षेत्र से संचालित दवाई दुकान आ कईन फार्मेसी सब तक तुलनात्मक रूप में बंद भइला के कारण किशोरी तथा महिला सबन के महीनवारी व्यवस्थापन बहुते जटिल बनल। खास करके लॉकडाउन के कारण परिवार के सभी सदस्य सब घर में ही बैठे पड़े के मजबूरी के कारण भी महीनवारी व्यवस्थापन में समस्या भइल स्वाभाविक रहे। दोसर का ओरिया जन्मांतर के खातिर चाहे वाला परिवार नियोजन की अस्थायी साधन की उपलब्धता में तक सहजता न रहे। परिवार के सदस्य सब घर में ही भइल अवस्था में इस समय में परिवार नियोजन के अस्थायी साधन की उपलब्धता न भइला से तक महिला के प्रजनन अधिकार आ चाहे जन्मांतर में समस्या उठल रहे। इस समस्या के मद्देनजर करत सेनुरिया भोर के तीसरका आ चौथका अंक में क्रमशः प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत कोरोना के संकट बीच महिला के महीनवारी व्यवस्थापन आ परिवार नियोजन के साधन सबकी उपलब्धता के संदर्भ में प्रसारित कयल गेल रहे। तत्पश्चात के अंक 5 से 13 तक यौन तथा प्रजनन अधिकार अंतर्गत रहल परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेहार, गर्भपतन के कारण से होके वाला समस्या के रोकथाम आ इलाज, यौन रोग संक्रमण आ HIV एड्स, बाजपन की रोकथाम आ इलाज, किशोर किशोरी के प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ़ महिला के प्रजनन स्वास्थ्य आ लैंगिकता में आधारित हिंसा जैसन का विषय के समावेश कयल गेल रहे। ए तरह समावेश कयल गेल विषय वस्तु प्रदेश नंबर 2 के दलित समाज के महिला सभन के साथ ही संबंधित रहे। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत महिला सबन के प्रजनन स्वास्थ्य आ महिला हिंसा के विषय में किशोरी पुस्ता के और सचेत जागरूक बनावे के उद्देश्य से सेनुरिया भोर के 15वां अंक से यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संबद्ध हाजिरी जवाब तक प्रस्तुत कयल गेल रहे, जेमे पूछल प्रश्न के जवाब देवे वाला 2 जने किशोर किशोरी के साप्ताहिक रूप में पुरस्कृत तक कयल गेल रहे। महिला के बसदाने गिरे के समस्या से लेके महिला स्वास्थ्य सुरक्षा में पुरुष के सहभागिता आ सहयोग, यही तरह स्तन आ बसदाने के कैंसर जैसन का विषय के तक सेनुरिया भोर में प्रसारण कयल गेल रहे। कार्यक्रम में चेतना परियोजना मार्फत सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील दलित समाज के किशोरी तथा युवती, प्रदेश नंबर 2 सरकार के आंतरिक तथा कानून मंत्री, प्रदेश नंबर 2 सरकार के ही सामाजिक विकास सचिव से लेके स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी, दलित महिला अधिकार कर्मी आ स्वास्थ्य क्षेत्र के विषय विज्ञ के धारणा आ विचार के प्रस्तुत कैले रहनी सन। श्रोताबिंद, आज हमने रेडियो कार्यक्रम के 26वां एपिसोड में बाने। एकरा साथै इस श्रृंखला के रेडियो कार्यक्रम समाप्त हुई त चेतना परियोजना के काम अवधि भी कुछ समय के खातिर बाकी बा। आए वाला दिन में भी हमने समाज के अल्पसंख्यक आ सीमांतकृत वर्ग के चाव आ विषय के साथ संबंधित संचार सामग्री लेके प्रस्तुत होकेम सन। आजू के कार्यक्रम में चेतना परियोजना के समस्या आ उपलब्धि के विषय में चेतना परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर तिरुपति परियार के साथ ही कल गई बातचीत अब की प्रस्तुति में महिला सशक्तिकरण, विशेष गरी दलित समुदायका महिलाहरूको सशक्तिकरण, उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर लागू गरिएको परियोजना कस्ता खालका समस्याहरू समुदायमा रहेको, कस्तो खालको जटिलताहरू रहेको, कस्तो खालको अवस्थालाई अझ इंकित गर्यो? प्रदेश 2 मधेसमा चाहिँ दलित महिलाहरूमा देखिएको समस्याहरू चाहिँ
अरू भेगभन्दा अलिक फरक देखेको छौँ र अलिकति समस्या पनि धेरै नै देखेका छौँ त्यहाँनिर होइन। अनि हामीले अहिले त्यहाँनिर परियोजना चलाउँदाखेरि चाहिँ 160 जना दलित किशोरीहरूसँग चाहिँ हामीले उहाँहरू रहेकै स्थानीय पालिका 136वटा पालिकामा चाहिँ सँगै मिलेर पालिकासँगै मिलेर काम गर्ने भन्ने चाहिँ योजना बनाएर अघि बढ्यौँ। सुरुवाती चरणमा चाहिँ केही ट्रेनिङहरू गर्दै उहाँहरूसँग छलफलहरू गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने तर्खरमा थियौँ हामी होइन। र त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ विशेष गरी महिलासँग सम्बन्धित प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जानकार बनायौँ र त्यसमा आधारित रहेर त्यो ज्ञानमा आधारित रहेर चाहिँ स्थानीय तहमा विशेष गरी पिछडिएका र सीमान्तकृत महिलाहरू जो हामी जनरली बुझ्न सक्छौँ दलित महिलाहरू लाई टार्गेट गरेर चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ केही न केही गरोस् यो वर्ष भन्ने हो। केही न केही भनेको मतलब चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ डिजाइन गरोस् र त्यसमा चाहिँ हामीसँगै काम गरिरहनु भएका युथ एम्बेसडर्सहरूको भूमिका रहोस् भन्ने थियो। तर अब यो कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ठुलो असर परेको छ, किनभने हामी हाम्रो साथीहरू आफै गएर पालिकामा गएर कुराकानी गर्न नपाउने होइन, जुन वस्तुस्थिति छ त्यहाँको त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्दै उहाँहरूलाई यो विषयमा चाहिँ अझै जानकार बनाउँदै अलिकति सेन्सिटाइज गर्दै यसमा अघि बढ्नलाई जुन फिजिकली प्रेजेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गराउन सकेनौँ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूसँग निरन्तर हामी सम्पर्कमा रह्यौँ र हाम्रो युथ एम्बेसडर्सहरूले चाहिँ आफ्नो पालिकाहरूसँग चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ गर्नुभएको छ कुराकानीहरू र छलफलहरू पनि बेला बेलामा गर्नुभएको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ यो हामीले देखिरहेछौँ लकडाउन सुरु भएदेखि महिलाले भोग्नु परेको हिंसाहरू कति प्रकारका छन् र कति छन् भन्ने कुरो हाम्रो अगाडि नै छ होइन। त्यसमा पनि विशेष गरी हामीलाई चाहिँ अलिकति छुएको चाहिँ कसरी छ भने यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबैजना घर बस्ने होइन र घरभित्रैबाट चाहिँ महिला हिंसा सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला हिंसाहरू बढेको र हाम्रो साथीहरूले चाहिँ युथ एम्बेसडर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ गएर सहजीकरण गर्ने सम्झाउने बुझाउने भन्ने त्यो भूमिका छ उहाँहरूको। र यसै क्रममा हाम्रा कतिपय साथीहरूले चाहिँ थ्रेटहरू पाउनु भएको छ होइन। त्यसरी अरूको हरासी मामला हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जो पीडकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै थ्रेटहरू दिनुभएको त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि छ। तर यसका बावजुद पनि अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि हामीले भर्खरै यो 77-78को वार्षिक योजनाहरू हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने मौका पाएको थियौँ 136 पालिकाको। त यसमा हाम्रो भूमिकाले गर्दा पनि केही न केही चाहिँ उपलब्धि भएको छ भन्ने देखिएको छ। त्यसलाई हामी अन्त्यमा हाम्रो प्रोजेक्ट सकिएपछि हामी जुन रिपोर्ट निकाल्छौँ त्यो रिपोर्टमा पनि हामी देखाउने। हजुर, तपाईँले एउटा अघि भन्नुभएको थियो जस्तै कोरोना संक्रमण सँगसँगै महिला हिंसा लगायत विभिन्न घटनाहरूको बढोत्तरी भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो र विशेष गरी एउटा सीमान्त समुदाय अझ विशेष गरी पहाडको भन्दा पनि मधेसी समुदायका दलितहरूको अवस्था आर्थिक सामाजिकदेखि विभिन्न अवस्था एकदम कमजोर रहेको हामी विभिन्न तथ्याङ्क र सर्वेक्षणमा प्राप्त गर्छौँ। त्यही समुदायका किशोरीहरूलाई उक्त समुदायमा महिला हिंसाको कुरा होस् अर्थात् महिला स्वास्थ्यको कुरा होस् अभिमुखीकरण गर्न अर्थात् त्यो विषयमा जानकारी दिन अर्थात् सम्बन्धित महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्था जान अभिप्रेरित गर्न होस्, कम्तीमा महिला हिंसा हुँदा सम्झाउने वा सरकारवाला निकायहरूसम्म जानको लागि उत्प्रेरित गर्न त्यसरी त्यही समुदायका किशोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँ चेतना परियोजनाले जसरी युथ एम्बेसडरको रूपमा प्रयोग गर्यो यसले तुलनात्मक रूपमा ल्याउने सकारात्मक परिणामहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? मैले तपाईँलाई भन्न आँटेको 2-3 कुरा। नेपालमा समग्र सबै महिलाहरू नै पछाडि छन्, त्यसमा दलित समुदाय जातीय उत्पीडनमा छ अनि दलित समुदायका महिलाहरू आफै जातीय सँगसँगै लैङ्गिक उत्पीडनमा नै छन् अनि त्यही वर्गका किशोरीहरूलाई सामाजिक रूपमा परिचालन गर्दा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै थ्रेटहरू पनि आयो भन्नुभयो, यो सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यहाँको अनुभव के रह्यो? त्यो रहेछ कि हामीले म पनि मधेस अलिक धेरै नै घुमेँ यो सिलसिलामा र जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मैले फरक किसिमका समस्याहरू देखेँ, किनभने सायद ती समस्याहरू चाहिँ त्यहीको
सोसल कन्स्ट्रक्सन, सामाजिक कन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ खाने लाउनेदेखि लिएर यी सबै रीतिरिवाजहरू चाहिँ त्यो एउटा सोसल कन्स्ट्रक्सनबाट आएको छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा उखान छ कि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जो छोजो उसको मुखमा घोचो भने जस्तो, यो चाहिँ हामी दलित सीमान्तकृत समुदायभित्रका पनि महिलाहरू त्यो पनि पहाड र मधेसको फरक छ भनेर जुन तपाईँले भनिसक्नु, त्यसमा मधेसमा चाहिँ एकदमै अधिकार चाहिँ नपाएको भन्ने बुझिन्छ होइन। र त्यो अधिकार जे जति अधिकार छ त्यो पनि त्यो एक्सर्साइज गर्न नपाएको भन्ने देखिन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ यो कोसिस के गर्यौँ भने नेपालमै पहिलोचोटि यो संघीयता लागू भइसकेपछि प्रदेश 2 को सबै पालिकाहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू समेटिने गरी चाहिँ 160 जना चाहिँ युथ एम्बेसडर्सहरू जो चाहिँ दलित समुदायबाट आउनु भएको छ। र यो त एकदमै गौरव लाग्दो यो के भन्छ इन्स्टेन्स हो होइन, अपर्च्युनिटी हो खास, जसले चाहिँ अब परिवर्तनको लागि चाहिँ त्यही समुदायबाट जो पीडित छ, जसले भोगेको छ, उसैले नि आफूलाई परिवर्तन के चाहिन्छ र कसरी गर्न सक्दछु भनेर बुझ्छ। हाम्रो भूमिका भनेको सहजीकरण गर्ने मात्रै रह्यो। अब तपाईँको स्पेसिफिक क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले गौरव गर्न लागेका छन् कुराहरू, त्यस्तो घटनाहरू छन्। जस्तै अस्ति भर्खर अङ्गिरा पासीको केसमा पनि हाम्रो इन्टरभेन्सन भएको होइन। त्यही 12 जिल्लामा पनि हाम्रो कतिपय केसहरूमा हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको छ काम। इभन अब यो लकडाउनको बेलामा घरमै बसेर काम गरे पनि हाम्रा साथीहरू, टिमका साथीहरूले पनि सप्तरी, सिराहा होइन र अरू जिल्लाहरूमा पनि सहजीकरणहरू गर्नुभएको छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति अहिले यो सङ्घीय संरचना नितान्त चाहिँ पहिलो हो र अनि यो चाहिँ एकदमै फरक छ र हामीले नबुझेको कुराहरू पनि धेरै छ होइन। तर अब यो पहिलो अवसरमा चाहिँ पहिलोचोटि निर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको धेरै नै ठुलो जिम्मेवारी छ होइन। तर अब कति कुरा मात्रै गर्ने होइन एकैचोटिमा। तर अब हामीले प्रयास गरिरहँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समय दिन नसक्ने होइन। उहाँहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट भनिहाल्छु। हामीले अनलाइनको मार्फत न्याय समितिका संयोजकज्यूहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ होइन। त्यहाँनिर एकजना हाम्रो उपमेयरज्यू कस्तोसम्म गर्नुभयो भने उहाँलाई यस्तो यो कार्यक्रम एकदमै मन पर्यो र उहाँ एकदमै आउन इन्ट्रेस्टेड, तर उहाँको समय थिएन अफिसमा बसेर गर्ने। उहाँ बजार अनुगमनमा जानुभएको रहेछ। अनुगमनमै बस्दा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो। यो फेरि अर्को राम्रो पाटो छ होइन, अर्को नयाँ आयाम छ हाम्रो लागि। यो सब यिनै कुराहरूले चाहिँ हामी अझै प्रोत्साहित छौँ। हजुर, कोरोना संक्रमण पश्चात मधेस तराईमा कस्ता खालका सामाजिक समस्या, तपाईँले हामीले महिला हिंसाका कुराहरू पनि गर्यौं, तर अर्थ सामाजिक समस्या पनि तीव्र छ र त्यो अर्थ सामाजिक समस्याले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको कुनै पनि महामारी होस् अथवा प्राकृतिक प्रकोप विपदको समय होस्, त्यसमा भनेको सीमान्त वर्ग नै हो। अझ नेपाली समाजमा भन्दा त सबैभन्दा जुनसुकै कुराले नै प्रताडित हुने भनेको दलित समुदाय नै देखिन्छ। एकदम पीडमा रहेको वर्ग बढी प्रताडित हुन्छ। यो कोरोना संक्रमणको चरणमा मधेसमा तपाईँहरूले कस्तो खालको अनुभूति गर्नुभयो, विशेष गरी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय र त्यसमा पनि दलित समुदायको अवस्थालाई? अब हामी भौगोलिक संरचना अनुसार चाहिँ त्यहाँको बस्ती बस्ने चलनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ दलित र सीमान्तकृत समुदायहरू जहिले पनि बजारभन्दा टाढा रहन्छ र हाम्रो देशको विकासको चाहिँ रेट एकदमै स्लो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बाटोको पहुँचहरू नभएको, बत्ती बिजुलीको पहुँच नभएको ठाउँहरू धेरै छन् तर मधेसमा पनि होइन। र यो बेलामा चाहिँ जुन पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अब मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन। मैले चाहिँ अलिकति त्यसको बारेमा बुझ्न चाहिँ प्रयास गरेको थिएँ, तर पछि उहाँहरूले चाहिँ यो केसलाई त्यतिकै मिलाउनु भयो होइन। एउटा पालिकाको केस हो खास चाहिँ। एउटा पालिकामा चाहिँ त्यो आइरन चक्कै थिएन
अनि हामीले त्यो खबर हामीसम्म आइपुग्यो, किनभने एकजना गर्भवती महिलाले आइरन चक्की खानु कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यको लागि होइन, तर त्यो त्यहाँ पहुँचमा छैन रहेछ उहाँहरूको। अनि त्यसपछि हामीले तुरुन्त जिल्लाका साथीहरूसँग चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ र अनि भोलिपल्टै खरिद समितिसँग चाहिँ कुराकानी गर्न लगाएर अनि त्यो आइरन चक्कीहरू हामीले अभाइलेबल गराउन सक्यौँ। यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ यस्तै कुराहरू जुन सीमान्तकृत समुदायको पहुँच यसै पनि गाह्रो थियो, अझै चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अझै धेरै गाह्रो बनाइदियो। यसका लागि चाहिँ हामी जस्तो अब एनजिओजहरू होइन, जिल्लामा रहनुहुने साथीहरूले आफैले नै पद लाउनु पर्ने हो, जुन चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। यो जुन 1 वर्ष एउटा परियोजना थियो र विशेष गरी सचेतनामूलक सन्दर्भ थियो, त्यो पनि दलित समुदायसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले परियोजनाको परिणाम भनेको प्रतिकूलताको बीचमा जे जस्तो परिणाम हासिल भयो, अघि यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहहरूले केही न केही बजेट दलित महिलाहरूका लागि छुट्याउने अवस्थाको निर्माण भएको छ लगायतका जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, समीक्षा गर्नुपर्दा अर्थात् उपलब्धिको हिसाबले अनि कोरोनाले ल्याएको जोखिमको हिसाबले कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? हाम्रो परियोजना हामीले पहिला डिजाइन गर्दाखेरि नै हाम्रो इन्टेन्सन होइन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटा परिवर्तनको सुरुवात गरौँ न होइन। एकैचोटि आमूल परिवर्तन ल्याउन हामी सक्दैनौँ, रातारात परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। त्यमाथि मधेसमा दलित समुदायलाई चाहिँ इम्पावर गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सधैँभरि त्यो एउटा सिचुएसन पनि छ र हाम्रो बुझाइ पनि छ र अझै काम गर्नुपर्छ होला हामीले होइन। तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य नै सानो झिल्को उठाउँ र यो झिल्कोलाई चाहिँ भोलिपल्ट आगोको रूपमा चाहिँ परिणत गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो होइन। अब 1 वर्षमा हामीले गर्न खोजेका सबै कामहरू गर्न त पाएनौँ, तर यसको बावजुद पनि यो कोरोनाले पनि बिचमा अलिकति अप्ठ्यारो पार्छ। बिस्तारै अब त सहज हुँदै जान्छ होला स्थिति, तर हामीले स्थानीय तहहरूसँग डाइरेक्टली हाम्रो कुराहरू पुर्याउन सक्यौँ। उहाँ किरणीय प्रदेश नंबर 2 में समता फाउंडेशन मार्फत संचालित चेतना परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर तिरुपति परियार। श्रोताबिंद, अभी घर घर में सिंह दरबार के नारा सहित स्थानीय तह क्रियाशील बा। स्थानीय तह ही अल्पसंख्यक तथा सीमांतकृत समाज के मूल प्रवाहीकरण करे में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता। खास करके हमने के अपनावल जाए वाला परंपरा, विश्वास आ मूल्य मान्यता के समाज के आर्थिक सामाजिक लगायत के सभी पक्ष प्रभावित हो रहल बा। उदाहरण के खातिर बीतल दिन में नेपाली समाज में बेटी के पढ़े के ना होकेला आ चाहे काहे पढ़ी कहल रूढ़िग्रस्त मान्यता विद्यमान रहे। ऊ मान्यता सामाजिकरण प्राप्त कैला बाद महिला की शैक्षिक अवस्था कमजोर होके के पहुंचल। समृद्ध आ न्यायोचित समाज निर्माण के खातिर समाज के संपूर्ण पक्ष आ समुदाय अवसर में समानता प्राप्त करे के परेला। समाज में रहल सभी पक्ष आ समाज के आर्थिक स्रोत साधन में न्यायोचित पहुंच भइल ही समता ह। खास करके लिंग में आधारित विभेद के न्यूनीकरण के खातिर लैंगिक समानता आ समता हासिल कैल आवश्यक बा। कोनो भी समाज की सर्वपक्षीय पहुंच वृद्धि के खातिर ओकर सशक्तिकरण अनिवार्य बा। स्थानीय तह से हरेक सरोकार वाला सभन के बाद परल आ चाहे पारल गए समाज के सशक्तिकरण में जोड़ देवे के पड़ेला। विकास के अवसर सब में सभी वर्ग, क्षेत्र, लिंग आ समाज के पहुंच वृद्धि करे के खातिर बहुते संस्थागत अवरोध आ बाधा सब अभिनय रहल बा। ऐसनका बाधा आ अवरोध सब हटा के पीछे पड़ल आ चाहे पाड़ल गईल समाज के सहभागिता सुनिश्चित करे के सामाजिक समावेशीकरण ह। नीति निर्माण कार्यक्रम योजना आ प्रतिफल में अभिन भी संपूर्ण समाज के सहभागिता, पहुंच आ प्रतिफल प्राप्ति सुनिश्चित होके नइखे सकल। ऐसनका वंचितीकरण, विभेद आ बहिष्करण के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में तक निश्चित वर्ग, क्षेत्र आ लिंग के पहुंच बहुते कमजोर रहल बा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के असमानता कम करेला निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व लगायत के कार्यक्रम सब कार्यान्वयन में लेला बाद भी असमानता कायम ही रहल बा। यी असमानता के कारण स्वास्थ्य इलाज में बड़का आर्थिक भार सहे के पड़ल बा त बाल बियाह, छाउपड़ी जैसनका हानिकारक संस्कृति तथा प्रजनन स्वास्थ्य में महिला के स्वनिर्णय करे ना पावे के अवस्था से तक स्वास्थ्य क्षेत्र में समता कायम होके नइखे सकल। स्वास्थ्य संस्था से दूर होके के भइला बाद भी जरूरत स्वास्थ्य कर्मी, दवाई आ और सामग्री के उपलब्धता ना होके के, स्वास्थ्य संस्था समय में ना खुले के, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में कमी होके के आ बीमार
केंद्रित सेवा ना होके के जैसन का कारण के चलते स्वास्थ्य सेवा से बहुत ही समाज सब वंचित होके के पड़ल बा। ई अवस्था के मद्देनजर करत समतामूलक स्वास्थ्य सेवा के खातिर स्थानीय तह के नीतिगत संस्थागत संयंत्र सब आ पद्धतिगत तह में लैंगिक समानता आ सामाजिक समावेशीकरण के उच्च प्राथमिकता देवे के पड़ेला। स्रोत साधन आ निर्णय प्रक्रिया में वंचित वर्ग के पहुँच आ नियंत्रण वृद्धि करे के अधिकार समावेशिता आ समता आधारित स्वास्थ्य सेवा के अवधारणा बमोजिम सशक्तिकरण के माध्यम से लक्षित समाज के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार के उपयोग करे सके के व्यवहारिक क्षमता सुदृढ़ करके सकारात्मक नतीजा हासिल करे वाला काम के तीव्रता देहल जरूरी बा, जेकरा खातिर सभी तह के स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारी आ स्थानीय तह के संबंधित पदाधिकारी आ चाहे कर्मचारी सबके लैंगिक समानता आ सामाजिक समावेशीकरण संबंधी ज्ञान आ क्षमता अभिवृद्धि करे के पड़ेला आ लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण के सामाजिक जवाबदेहिता सुनिश्चितता करे के सामाजिक परीक्षण करे के बहुते अस्पताल में सामाजिक सेवा इकाई के व्यवस्था करे के पड़ेला। स्थानीय सरकार आ जनप्रतिनिधि पीछे पड़ल समाज आ वर्ग के पहचान करके उ सबन के स्वास्थ्य अवस्था आ स्वास्थ्य सेवा उपभोग के अवस्था अनुरूप स्थानीय तह के खातिर आवश्यक नीति रणनीति तैयार करके कार्यान्वयन करे के पड़ी। प्रदेश नंबर 2 के हक में भी खास करके दलित समाज के महिला सबन के यौन तथा प्रजनन अधिकार आ उ सबन के ऊपर हिंसा नियंत्रण आ उ सबन के मूल प्रवाहीकरण के विषय के स्थानीय तह उच्च प्राथमिकता में राखी त अभिन भी हमने से सहल जा रहल बहुते समस्या के समाधान हो सकता। श्रोताबिंद, आजू के सेनुरिया भोर के समय एतही ओरिया चुकल बा। ई कार्यक्रम के साथे सेनुरिया भोर के ई श्रृंखला भी एतही समाप्त हो रहल बा। मानव अधिकार आ चाहे अल्पसंख्यक तथा सीमांतकृत समाज के संदर्भ में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत भइला में समता फाउंडेशन में संपर्क रखेला निहोरा कर रहल बानी सन। समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रालय के निर्माण में संचालित रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर में सहयोग पहुंचाए वाला प्रति सभी में आभार प्रकट करत विदा हो रहल बानी। प्रणाम।